तो साथियों, अपने वादे के मुताबिक जो मैंने आपको बोला था वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि 1 जनवरी से आपको क्लास मिलेगा ग्रुप डी के लिए स्पेशल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो साथियों, इस क्लास में मैं ग्रुप डी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक एनसीईआरटी, जैसा मैंने बोला था कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, ताकि एक रहते भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक कृपया करके खरीद लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो हम बोलेंगे उसको आप लिख लीजिएगा ना, बाकी खरीदने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी और चीज़ बातें, जैसे कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस हम आपको पूरी तैयारी कराने वाले हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है, अभी जो हाल ही के एग्ज़ाम हुए उनमें पूरा एनसीईआरटी से ही प्रश्न आया था, समझ गए साथियों। तो हमेशा एनसीईआरटी से ही आएगा, इसलिए आप इसे ठोस कर लीजिए, और वो ठोस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शेयर वगैरह क्लास को थोड़ा कर दीजिएगा, लाइक सब, ठीक है ना। वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप प्यारा सा अपना एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा आपका क्लास लगा, हमें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। इसी को साथियों हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। बोले तो कोशिका, ठीक है ना। एकदम साथियों शांत माइंड करके आप पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ग्रुप डी आपका इस बार क्लियर होना चाहिए। 25 में 25 साइंस आना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर है, मैं उसको मजबूत करके रहूँगा। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई बोल दीजिए, या सिंपल आप सेल बोल दीजिए। सेल को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिका कहते हैं। बात क्लियर है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एकदम डिटेल में 1 बाय 1 पॉइंट को पढ़ेंगे, ताकि आपको मज़ा आ जाए। एनसीईआरटी का जो वर्ड समझ में नहीं आता ना, एकदम उसको फाड़ दीजिएगा, फाड़ चीर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं जरा इसको, ठीक है साथियों, पढ़ते हैं। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। पहले हमको पढ़ लेने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा ये क्या रामायण बोला है, पूरा रामायण मैं आपको मिनटों में समझा दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। कोशिका का अर्थ है छोटा कमरा। अब ये क्या बोला इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ दिया। अब इनका क्या मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए साथियों, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। कौन थे साथियों? रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक कौन थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने साथियों क्या देखा? सबसे पहले एक वृक्ष का छाल समझते हैं ना, हम क्या करते हैं? गड़ासा से छाल काट, या कोई भी धारदार पदार्थ है उससे क्या कर सकते हैं? तना का छाल हम काट सकते हैं। उस तना के छाल में से साथियों इन्होंने क्या किया? इसको एक ऐसा दिमाग आया ना कि चलो इस तना के छाल को काट कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब भाई किससे देखता है? तो ये अपना एक जो है, जैसे मनते से अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। कैसा सूक्ष्मदर्शी बनाया था, देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी ये अपने खुद से बनाया था, स्वनिर्मित, है ना। दिखाते हैं वो कैसा आपका है। देखिए ये जो सूक्ष्मदर्शी दिख रहा है, ये सूक्ष्मदर्शी साथियों, ये रॉबर्ट हुक ने अपना खुद से बनाया था इस सूक्ष्मदर्शी को। अब नया नया पहली बार कोई बनाएगा तो कितना दिमाग रहेगा, कैसे बनेगा। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती है ना, एक बार में अच्छी नहीं होती है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है अपना क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप मतलब हो गया सूक्ष्मदर्शी। तो ये जो माइक्रोस्कोप है देख सकते हैं, ये आपका किसका माइक्रोस्कोप है? ये आपका रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया था, समझ गए ना। इसी माइक्रोस्कोप्स की मदद से साथियों देखिए यहाँ पर आपका, देखिए ये जो आपका है, ये जो गोल टाइप का दिख रहा है, बेलन टाइप का, इसको घुमा करके साथियों जूम करके दिखा जाता है। और यहाँ जो स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पर जिस चीज़ को हमें देखना है माइक्रोस्कोप में, उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो कॉर्क की छाल को यहाँ पर रखा और इस माइक्रोस्कोप से देखा। तो इस माइक्रोस्कोप से जब देखता है ना साथियों, तो आपका दिखा जाता है कि जो छाल लिया गया था, उस छाल में जो है ना, कि एक मधुमक्खी के छत्ता का जैसा पैटर्न दिख रहा। आप मधुमक्खी के छत्ते को देखे हैं कि नहीं? कभी जरूर लाइफ में देखे होंगे, इतना तो आपको पता होगा। तो मधुमक्खी का जैसा छत्ता का पैटर्न रहता है ना, उसको हाइव्स बोलते हैं। सेम जो छाल में देखा गया, इस छाल को यहाँ पर रखकर सेम उस छाल में साथियों मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक पैटर्न दिखा। क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते का पैटर्न दिखा, और उस पैटर्न में बहुत सारे प्रकोष्ठ थे, है ना, जिसको इन्होंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा हम अपना पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? इन्होंने उसको नाम बोल दिया सेल। जो मधुमक्खी का छत्ता दिखा ना, इसको एक पैटर्न में दिख रहा है, फिक्स पैटर्न में, उसने इसको क्या नाम दे दिया? इसने नाम दिया ये तो सेल है।
और सेल का मतलब क्या था, छोटा कमरा, मतलब कि एक पैटर्न के माध्यम से छोटे छोटे उसमें दिख रहे थे। किसमें, कॉर्क, जो वृक्ष का छाल लिया गया था ना, उसमें क्या दिख रहे थे, माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिख रहे थे, एकदम रूम टाइप, एकदम खाली जगह टाइप के। और उन्होंने क्या किया, इसको नाम दे दिया सेल। ये सेल जो साथियों ये लैटिन शब्द है। क्या साथियों, ये आपका लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का मतलब पता है कि आपको अलग होता है। भले कि हम लोग इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, सेल का मतलब क्या बोल दिए हैं, कोशिका होता है, लेकिन अगर आप विदेशों में जाके कोशिका बोलिएगा तो वो नहीं जानेगा, क्योंकि वो तो जानते हैं भाई सेल, क्योंकि इंग्लिश क्या आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। तो सेल का जो मतलब होता है वो लैटिन वर्ड, और सेल का मतलब क्या होता है लैटिन में, छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिख रहे थे, किसको, रॉबर्ट हुक को अपने माइक्रोस्कोप में, जो आपका प्रदर्शित हो रहा था उसमें, जो आपका कॉर्क के छाल थे। तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया साथियों, ये तो कोशिका, ये तो सेल है। और हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको नाम दे दिया कि सेल मतलब होगा कोशिका। समझ आए बात को। तो प्रश्न क्या बन सकता है इससे, आपका प्रश्न बनेगा कि जब रॉबर्ट हुक ने जो वृक्ष की छाल ली थी, इसको कॉर्क कहा गया, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कैसा प्रतीत हुआ, तो कैसा प्रतीत हुआ, तो ये प्रतीत हुआ आपका मधुमक्खी के छत्ते की संरचना जैसा। कैसा प्रतीत हुआ, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना जैसा। बात समझ में आया, बस इतना ही इससे प्रश्न आपका आएगा। समझ गए ना। तो कोशिका का खोज किसने, यहीं से तो होगी कोशिका खोज, क्योंकि कोशिका का नाम किसने दिया, तो बोलिएगा रॉबर्ट हुक ने ही दिया ना सेल का नाम। तो सेल का डिस्कवर किसने किया, आपका रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665। देखिए हो गया प्रश्न। यही साथियों हम लिखते हैं आपका, तो लिखने का साथियों हमारे पास जो है टाइम थोड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एकदम क्लियर कट, एकदम जो, ताकि आप एनसीईआरटी जब पढ़े ना तो बोले ना एकदम एक एक वर्ड हमको क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम बोले हैं लाइन बाय लाइन आपको, ठीक है ना। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, सेल की खोज की। किस में से खोज की, तो बोलिएगा कि कॉर्क की पतली काट, यानी कि कॉर्क की पतली काट का मतलब क्या है, वृक्ष का छाल। क्या हो गया, वृक्ष का छाल। समझ गए ना। और बोलेगा कि वृक्ष के छाल में से जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप सब देख रहे थे तो कैसा प्रतीत हो रहा था, तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा प्रतीत हो रहा था, जिनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, तो बोलेगा सेल नाम दिया। सिंपल सी बात है सर, ठीक है ना। अच्छा एक बात और जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, तो इन चीज़ों को मैं बता देता हूँ। जो चीज़ें मान चलिए कुछ एक आध दो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दिया करूँगा। जो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कोशिका की खोज कर दी, इन्होंने जो वृक्ष में छाल, जो मधुमक्खी का छत्ता था, उसको इन्होंने सेल नाम दे दिया, लेकिन वो डेड सेल था। क्या था साथियों, डेड सेल। डेड सेल का मतलब बोले तो वो मृत कोशिका थी। क्या थी, मृत कोशिका थी। इस बात को आप ध्यान रखिए, मृत सेल थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया, खोज की, वो डेड सेल था, मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित की खोज इन्होंने नहीं की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब भाई जीवित की खोज करें कि मृत की खोज करें, आखिर तो कोशिका खोज पहले इन्होंने ही किया ना। भाई मान चलिए कि कोई जानवर है, कुत्ता है, कुत्ता मान चलिए मरा है और कोई कुत्ता जिंदा है, तो दोनों को तो कुत्ता ही बोलेंगे हम ना। ऐसा थोड़ी है कि एक को कुत्ता बोल देंगे, दूसरा को हम गाय बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है तो कुत्ता ही, भले वो मरा है और ये जिंदा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका की खोज की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, मृत कोशिका खोज। समझ गए ना। तो आखिर मृत कोशिका खोज इसने की, तो कोशिका का क्रेडिट भी पूरा इन्हें ही दिया जाता है। अब बात आता है यहाँ पर कि आखिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज साथियों अभी इसको हम आगे बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे तब मज़ा किरकिरा जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे भी आएगा, इनको आगे आपको पढ़ के हम बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप क्लियर है, यहाँ तक आपका पूरा अच्छे से पूरा लाइन बाय लाइन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं साथियों क्या कह रहा है ये आपको। साथियों हम क्रियाकलाप जो भी है इन सब को कराएंगे, ये सब कोई साथियों नहीं कराता एकदम, इस बात की मैं 110% गारंटी देता हूँ। एक्टिविटी वगैरह आपको कोई नहीं कराएगा, पूरे मैं यूट्यूब पर कह रहा हूँ, कोई पेड बैच में भी कोई नहीं कराता है। लेकिन मैं आपको जो बोला है एकदम खतरनाक, आपका साइंस मजबूत करके छोड़ेंगे तो करो छोड़ेंगे। एक्टिविटी फैक्टिविटी जो भी है सब को लेकर चलेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो खैर चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आप पूरा बेहतरीन समझ चुके हैं। अब कह रहा उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने ये जो खोज किया ना, सिंपल, ज़्यादा कुछ तो इन्होंने दिमाग लगाया नहीं। रॉबर्ट हुक ने कोई बड़ा काम भी नहीं किया, सिंपल उन्होंने अपना एक जैसे मन तैसे अपना एक माइक्रोस्कोप बना लिया और उनसे जो है पौधों के कॉर्क्स में खोज कर दी। तो लोग लग रहा है अरे कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया,
लेकिन ये घटना जो है इतिहास में बहुत बड़ा क्रांति ला दिया। एकदम वैज्ञानिकों को जिज्ञासा हो गया। इसके बाद जो वैज्ञानिक है उसके लिए जिज्ञासा पूर्ण होकर नहीं को जो कोशिका इन्होंने खोजा है, अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जिज्ञासा हो गया है ना। भले आपको लग रहा हो कि रॉबर्ट हुक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, वही तो यहाँ पर कह रहा है ना, वही तो यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त घटना, मतलब जो भी घटना हुआ अभी, जो भी बात अभी हुई, उपरोक्त घटना छोटी, मतलब छोटी है तथा अर्थहीन लगती। अर्थहीन का मतलब कोई मतलब नहीं उनका, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक का मतलब यहाँ हो गया यूनिट, एकक का मतलब क्या है, यूनिट हो गया। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका जीव जो है, सजीवों में जो है अलग अलग क्या होते हैं, एकक होते हैं, यानी कि उसका यूनिट, जिस सजीव जो बने होते हैं वो एककों से बने होते हैं, और उस एकक को नाम क्या दिया है, कोशिका। यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं यहाँ पर एकक के बदले हम बोल सकते हैं कोशिका, यानी सजीव जो है वो अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। समझ गए बात को। अब कह रहा आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। तो हमने आपको यहाँ तक अभी क्लियर किया, यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं ध्यान से, देखिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सजीव किससे बने होते हैं। अब सजीव की बात करते हैं, सजीव आपका किससे बने होते हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं, इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है साथियों, पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या है। साथियों एक्टिविटी में क्या करते हैं, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो, प्याज है हमारा, उसका क्या कर लेते हैं, एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं। अभी मैं आपको एक्टिविटी को चित्र में अच्छे से दिखाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। क्रियाकलाप में क्या किया, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया, चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। पहले पढ़ने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ पढ़ने दीजिए, उसके बाद मैं आपको, ऐसा नहीं कि बोलेगा खाली पढ़ते जा रहा है समझाते नहीं, ऐसा नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। प्याज का छोटा टुकड़ा लो, चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रखो। चलो अब थोड़ा यहाँ तक पढ़ के आपको थोड़ा हम बताते ये क्या कहना चाह रहा है। साथियों एक प्याज तो आपने देखा ही होगा, बोले बिल्कुल देखें सर, प्याज भी नहीं देखेंगे ऐसा हो सकता है। चलो हम दिखाते हैं आपको चित्र में और चित्र बनाते हैं। चलो ये प्याज हो गया, ठीक है ना। ये आपका साथियों क्या हो गया, प्याज हो गया, ये आपका प्याज हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मान चलिए प्याज क्या साथियों, आपका ये प्याज है, ठीक है ना। इस प्याज को हम क्या कर रहे हैं साथियों, इस प्याज को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। इस प्याज को हम क्या करेंगे, इस प्याज को साथियों हम काट देंगे। इस प्याज क्या करेंगे, इसका पतला एकदम चाकू से काट देंगे, एकदम चॉप समझते हैं ना, पूरा एकदम बीचों बीच काट रहे हैं। इस प्याज को काट करके एकदम पतला, इसके जो अंदर का भाग हुआ ना, इस प्याज के जो अंदर वाला भाग हुआ उसका एक झिल्ली निकाल लेंगे। झिल्ली मतलब समझिए पतला परत, यानी कि प्याज को एक बहुत ही पतले परत में काट के अलग कर दीजिए। अब पतले परत में काट के मान चलिए कि हमने यहाँ पर एक गोल पार्ट निकाल लिया, इसका अंदर का ये जो निकाल लिया है ये प्याज का पतला परत है। ये साथियों क्या है, आपका प्याज का पतला परत मान चलिए हम काट के कुछ इस तरह से निकाल लिया। समझ गए, चाकू से हम क्या किए, पूरा प्याज था उस प्याज का ऐसे चाकू से हम काट कर पतला परत साथियों प्याज का हम यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है ना। अब ये जो पतला परत साथियों निकाला ना, ये जो पतला परत हम निकाले हैं, इसको क्या करेंगे, इसको साथियों क्या करेंगे, हम अभिरंजित करेंगे। क्या करेंगे, अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने का मतलब क्या होगा कि इसको धब्बा, इसमें दाग लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, दाग लगाएंगे। और दाग हम किससे लगाएंगे, सेफ्रेनिन से। किससे लगाएंगे, सेफ्रेनिन से दाग लगाएंगे, यानी इसको हम रंग देंगे, ऐसा समझिए, इसको रंग देंगे, है ना, स्टेनिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्टेनिंग कर देंगे। तो सेफ्रेनिन से इसको हम क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, रंग देंगे। और रंगने के बाद साथियों एक क्या करेंगे, इसको हम, अच्छा अब यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। ऐसे बोलेंगे तो आपको फिर बोलेंगे कहाँ भटक गए सर, इसको पॉइंट से नहीं पढ़ा है, तो पॉइंट से पढ़ाएंगे आपको ना, तो नहीं तो आप भटक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए झिल्ली उतार लिए, झिल्ली देखिए यहाँ पर उतार लिए हम। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। मतलब ये जो आपका झिल्ली है, मान चलिए इस झिल्ली को हम क्या किए जानते हैं, इस झिल्ली को चलिए हम पानी वाले गिलास में रख लिए। ये हम क्या किए, इसको दूसरा कलर से लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा ना, ताकि आपको इस झिल्ली को क्या किए साथियों, हम एक पानी वाले वॉच ग्लास में रख दिए। मान चलिए ये पानी है आपका, ये पानी वाले वॉच ग्लास में इस झिल्ली को हम रख दिए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब क्या करा, इस झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। अच्छा,
झिल्ली ये क्यों रखा, क्योंकि ताकि सूखे ना, मुड़े ना, है ना, इस तरह से, इसलिए इसको पानी वाले वॉच ग्लास में रखा गया है। ठीक है ना। हम इस झिल्ली से क्या करें, अब इस झिल्ली को हम पानी में जो रखे हैं, पानी में रखें, अब इस झिल्ली का हम क्या करेंगे, देखिए एक कांच की स्लाइड लो। अब हम क्या करते हैं, एक कांच की स्लाइड लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इस जो प्याज को बनाए, इस प्याज को हम हटा देते हैं। ठीक है ना, इस प्याज क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। चलिए इस प्याज को हम क्या किया, हटा दिया आपके लिए। ठीक है ना। थोड़ा साथियों क्लास लंबा होगा, लेकिन वही बात है, अभी आपके पास टाइम है ग्रुप डी एग्जाम में, तो जितना टाइम लगे अभी दे दीजिए, बाद में फिर टाइम देना में आपको बहुत कष्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि सीखने में ही साथियों एक बार टाइम लगता है। अगर आप सीखने में एक बार टाइम दे दिए ना, उसके बाद समझिए कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचत होगा। सोचिए कि एग्ज़ाम नज़दीक है, उसको हम टाइम ज़्यादा लगा उसमें, तो आपका बेकार हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है ग्रुप डी एग्जाम में, तो अभी आप सीखिए टाइम लेकर। ठीक है ना। तो अब क्या किए, एक हम स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं। ये साथियों हमारा क्या, एक स्लाइड है। ठीक है ना, स्लाइड है। अब इस स्लाइड पर क्या कर रहे हैं, अब इस स्लाइड पर क्या कर रहे हैं, इस स्लाइड को, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इस पर हम रख देंगे, इसको उठा के इस पर हम रख देंगे। तो प्याज की झिल्ली, इसको उठा के इसके हम, जो हमारा ये स्लाइड है, स्लाइड समझते हैं ना, एक परत टाइप का, कांच का टाइप का होता है, इस प्याज की झिल्ली को इसके ऊपर हम उठा के रख दिया। तो मान चलिए कि ये जो आपका उठ के जो है, ये जो उठ के आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका झिल्ली आ गया। इसको अलग कलर से बनाते हैं ना, अरे वो भी भाग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अलग कलर से बनाते हैं, लाल कलर से था ना। तो यहाँ पर मान चलिए प्याज का झिल्ली आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब इसमें हम साथियों क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों इसमें हम क्या करेंगे, सेफ्रामाइन डाल देंगे। क्या करेंगे, सेफ्रामाइन डाल देंगे। यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार, बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को स्लाइड पर रख दो। तो हमने रख दिया। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इससे झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। यानी कह रहा है कि ये जो झिल्ली जो पानी में था ना, इसको आप एक पतले ब्रश से उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं ना, ताकि ये मुड़े उड़े ना, है ना, ऐसा ये बोल रहा है। अब हम रख दिए यहाँ पर, स्लाइड पर रख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, सेफ्रन की बूंद डालेंगे। सेफ्रन का बूंद इसमें डाल दिया। सेफ्रन साथियों क्या होता है, ये आपका डार्क रेड होता है। क्या होता है, डार्क रेड। जैसा हमारा खून का कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है ना, उसी तरह सेफ्रनिन एक लिक्विड है जो कि चीज़ों को अभिरंजित करता है ना, धब्बा देता है, उनको दाग देता है, कलर करता है, वही समझिए आपका सेफ्रनिन है। तो इस प्याज पर हम क्या कर दिए साथियों, सेफ्रनिन की कुछ बूंदे डाल दिए। अब सेफ्रनिन का जैसे कुछ बूंद डाल देता है तो ये पूरा लाल हो जाता है। जो प्याज की झिल्ली थी कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है। अब जब लाल हो जाती है तो कुछ 1-2 मिनट के बाद साथियों, 1-2 मिनट के बाद अब ये जो पूरा संरचना है ना, इस पूरा संरचना को हम कहाँ रखेंगे, इस पूरे संरचना को उठा के साथियों हम रख देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इसको पूरा हटा दें। अब इस पूरे संरचना को हम रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हटा देते हैं पूरे चीज़ को हम, ठीक है ना। तो हटा देते, ये लिए हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप साथियों आपका है, यहाँ देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप, ये जो है ना, जो माइक्रोस्कोप आपका है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो आपका स्लाइड पर रखे थे प्याज को, जो प्याज की झिल्ली थी उसको यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर रख देते हैं प्याज की झिल्ली को, तो माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ना, तो पता है कैसा दिखता है, ये दिखता है कुछ इस तरह से, इस तरह देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये देखिए साथियों, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्याज की कोशिकाएँ हैं। ये क्या है आपके साथियों, प्याज के साथियों आपका ये कोशिकाएँ हैं। यानी कि माइक्रोस्कोप से जब देखा गया ना, तो प्याज हमारा कुछ इस तरह से दिखा। देखिए ये जो आपको पूरा ऐसे इस तरह से, ये जो चौड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा का कोशिका है। ये सारा क्या साथियों आपका कोशिका है। ये सारा क्या है आपका कोशिका है। ये सारा क्या कोशिका, यानी कि प्याज की कोशिका कुछ इस तरह से दिख रही है। प्याज की कोशिका कुछ इस तरह से दिख रही है हमारे माइक्रोस्कोप में। और प्रत्येक कोशिका का देखिए यहाँ पर केंद्रक भी आपको, केंद्रक को यहाँ दर्शाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए केंद्रक भी केंद्रक दिख रहा है आपको पूरा। यानी कि देखिए बहुत सारे कोशिका और उसके क्या है केंद्रक, ठीक है ना। तो अब ये पूरा समझ गए ना। अब मैं आगे पढ़ के थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, आगे पढ़ के आप थोड़ा बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। स्लिप से ढक दे, वही सारा बात हो गया। कवर को, स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु की बुलबुलें ना आने पाए। यानी कि जो हम रखें ना, प्याज को उठा के जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखें ना, उसको एकदम बढ़िया से रखना है ताकि हवा उसमें ना आए। अगर हवा आएगा तो माइक्रोस्कोप में देखने में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। अपने अध्यापक से सहायता लें, यानी आप टीचर से सहायता ले सकते हैं, तो हम आपको बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम प्याज रखे थे ना, जो प्याज की जो स्लाइड पर हमारा था, उसको यहाँ पर जो रखे थे, यहाँ पर पहले इसको कम शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। अब कम शक्ति वाले देखेंगे तो वो ज़्यादा जूम नहीं कर पाएगा, और अधिक शक्ति वाले से देखेंगे तो वो ज़्यादा जूम कर पाएगा। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमारा पूरा ये हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि आपने क्या देखा, जो आपने एक्टिविटी किया, हमने एक्टिविटीज़ किया, आपने क्या देखा। अब एक्टिविटी में तो निष्कर्ष ही निकलेगा कि हम इस एक्टिविटी से क्या सीखे, ये सब तो होता है ना। यहाँ देखते हैं आपने क्या देखा। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज़ पर खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। देखिए कागज़ पर यहाँ पर हमने खींचा हुआ है, ठीक है ना। क्या यह चित्र 5.2 जिससे दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है, ठीक है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी आगे बात हम देखते हैं ना। अब हम देखते हैं, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। यानी कि साथियों अब जो ये बात कह रहा है ना, अब ये बात कह रहा है साथियों, अब प्याज की जो है ना, प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। यानी कि प्याज के हम जड़ को ले लेंगे, प्याज के पत्ते को ले लेंगे, प्याज के आपके क्या करेंगे, झिल्ली को ले लेंगे। इनको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो क्या हमें दिखता है कि इन सभी की कोशिकाएं एक तरह की है, ये चीज़ें हमें देखना है। क्या ये आकृति में समान है ना, इन चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इस एक्टिविटी से ये सीखे साथियों कि जो आपकी जो ये बोल रहा था, ये जो आपका बोल रहा था साथियों कि जो है कहाँ गया ये, हाँ ये जो बोल रहा था साथियों, इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग है। यानी कि साथियों जो जीव है, जैसे कोशिका प्याज जीव था, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या निकला, कोशिका निकला, समझ गए ना। तो इसमें कोशिका के यानी कि जीवों के एकक को देखा गया। सजीवों के एकक के बारे में बात कर रहा था यहाँ, तो सजीवों के एकक के बारे में हमने यहाँ पर देखा कोशिका के रूप में, समझ गए बात को। अब आगे अगर साथियों हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाने की अलग अलग स्लाइड बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, झिल्ली लेंगे प्याज का जड़ लेंगे और प्याज का क्या लेंगे, पत्ता लेंगे। इन तीनों से हम देखेंगे कि इन सभी की कोशिकाएं क्या एक जैसी है, क्या आकृति में समान है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब हम यहाँ पढ़ते हैं साथियों, ये संरचनाएं क्या है, ये संरचनाएं क्या है, मतलब जो कोशिका जो दिखा ना आपको यहाँ भी, ये जो कोशिका साथियों दिखा आपको यहाँ पर, इसके अंदर अभी इसके अंदर जो एक कोशिका आपको दिखा ना, इसके अंदर कोशिका दिखा आपको, ये कोशिका ऐसा मत समझना कोशिका में खाली यहाँ पर केंद्रक है, ये आपको नहीं समझना कि कोशिका के अंदर सिर्फ केंद्रक है। केंद्रक भले यहाँ पर दिखाया गया, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है, अभी इसमें क्या हुई है, बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर ये बताया जाएगा यहाँ पर कि ये संरचनाएँ क्या है। पढ़ते हैं इसको, क्या ये बोलना चाह रहा है, ये सभी संरचनाएँ एक जैसी दिखाई देती है। मतलब जो कोशिका है वो सारा एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने स्पेशली प्याज की झिल्ली को लेकर देखा था। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, इसे शल्ककंद कहते हैं। साथियों शल्ककंद का उपयोग यहाँ पर किया गया है प्याज शब्द के लिए। किसके लिए किया गया, यानी प्याज में जो है, जो प्याज के साथियों शल्ककंद होता है, क्या होता है, शल्ककंद होता है, ठीक है ना। जैसे आपका अदरक, आलू क्या होता है, रूपांतरित तना का एक प्रकार है, उसी तरह आपका साथियों प्याज जो है एक शल्ककंद का एक प्रकार है, शल्ककंद का एक प्रकार है, समझ गए ना। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे प्याज यानी शल्ककंद का उदाहरण क्या हो गया, प्याज हो गया। जैसे लहसुन की बात करें तो वो भी शल्ककंद का उदाहरण होता है, ठीक है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यानी कि कहने का मतलब इसका क्या है कि विभिन्न आकार के प्याज में, अब कोई सा भी आकार हो प्याज का, उसका झिल्ली में देखेंगे तो सब कोशिका एक की तरह दिखेगा, ठीक है ना। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब है कि मान चलिए कोई आप बड़ा प्याज ले लीजिए और कोई छोटा प्याज ले लीजिए, तो दोनों के पतली झिल्ली जब निकालेंगे और उसको सेम वही प्रक्रिया द्वारा जो अभी हम जस्ट किए थे उनको देखेंगे तो सारी कोशिकाएं एक जैसे ही दिखेंगे, यानी कि आकार पर निर्भर नहीं करती यहाँ पर, ठीक है ना। ये छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। यानी कि जो प्याज की जो मूलभूत का मतलब बेसिक, जो बेसिकल यूनिट है प्याज का वो क्या है, शल्ककंद, यानी कि बहुत सारे शल्ककंद उसमें है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। ना केवल प्याज, देखिए क्या बोल रहा है, ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यानी कि सिर्फ प्याज की बात ये नहीं कर रहा है, प्याज तो आपका पादप में आ जाता है। प्याज को तो हमने देखा कि उसमें कोशिका होता है ना, क्योंकि सजीवों का एकक क्या है, कोशिका है, जो कि हमने क्रियाकलाप में देखा, एक्टिविटी में देखा। तो अब ये इससे निष्कर्ष और ये निकलता है आगे चल के कि हमारे ना सिर्फ प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास है ना, वो सभी क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। यानी कि कोशिका से छोटा और उससे कोई चीज़
नहीं है। कोशिका क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोई भी सजीवों की। समझ गए बात को। यद्यपि कुछ जीव एक कोष के भी होते हैं, हालांकि यद्यपि का मतलब होता है हालांकि कुछ जीव क्या होते हैं, एक कोष के भी होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर। समझ गए ना। इस चीज़ के बारे में हम बहुत बार आपको बता दी, एक कोष के बहुकोष क्या होता है, लेकिन जब हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट किए तो हर एक चीज़ वापस आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। देखिए आवर्धक लेंस का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार जूम करके हम देख सकते हैं। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो उसमें उतना जूम करने की क्षमता नहीं थी, है ना। तो इसी तरह धीरे धीरे जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, आवर्धक लेंस का खोज हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को कोशिका में देखा गया, और बहुत सारी कोशिका में देखा गया तो उसकी खोज हुई, है ना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव। कहने का मतलब इसका यह है कि एक सिंगल कोशिका भी स्वयं में एक जीव हो सकता है। जैसे भाई हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हम लोग में एक कोशिका नहीं होता, हम लोग में अरबों खरबों कोशिका होता है। तो हम लोग में तो क्या है, बहुत सारा कोशिका है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ एक कोशिका एक जीव हो सकता है? वही ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर साथियों पता चला, जब आवर्धक लेंस का खोज हो गया ना, तो साथियों यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा में क्या है, एक ही कोशिका होती है, इसलिए तो अमीबा को यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोश के जीव बोलते हैं। तो देखो भाई अमीबा को जीव बोल रहे हैं मात्र एक कोशिका के लिए, यानी इसमें एक ही कोशिका है, फिर भी हम इसको जीव बोल रहे हैं। तो ये सब संभव कैसे है भाई, आवर्धक लेंस की खोज के बाद। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये सारे साथियों आपके क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। तो बताइए इनमें एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका सारे कार्य को करती है। अब जितने भी जीवित रहने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, सारा कार्य इनकी एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। लेकिन हम लोग में सभी कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिका है हमारे में। उत्सर्जन का काम कोई अलग दिख रहा है, भोजन को पाचन करने के लिए जो कोशिका है उसके लिए अलग कोशिका है, परिवहन रक्त को दौड़ने के लिए अलग कोशिका है। मतलब कि हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हमारे शरीर में, यानी कि मनुष्य में, जंतु में। लेकिन भाई देखो ये एक कोश के जीव जो है, इसमें देखो भाई एक ही कोशिका सारे कार्य को कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इन सजीवों को एक कोश के जीव कहते हैं, मतलब जिनमें एक ही कोशिका तो उसे एक कोश के जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोश के जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जो कि मैंने आपको बोल दिया। अब जो बहुकोश के जीव यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गन होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी एक प्रकार की कोशिका मिलकर एक समान अंग बना देते हैं, जो एक विभिन्न रूप में कार्य करते हैं, अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, यानी मिलकर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो वही बात है। इसके कुछ उदाहरण जैसे फंजाई हो गया, कवक, पादप तथा जंतु, यानी कि फंजाई, कवक, पादप, जंतु जो है ये आपके बहुकोश के जीव, यानी कि इसमें क्या है कि अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह है। समझ के बात को ना। लेकिन एक कोश के में ऐसा कुछ सीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक बहुकोश के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यानी कि जो बहुकोश के जीव होते हैं जैसे हम लोग हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कोशिका में विभाजन होगा, एक कोशिका में विभाजन होगा तो दो कोशिका बनेगा सॉरी, प्रत्येक बहुकोश के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ, यानी कि एक कोशिका में विभाजन होगा तो आपका उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोशिका बन जाता है। कैसे, कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जैसे मान चलिए कि हमारा साथियों हाथ क्या है, जब हम जन्म लेते हैं हमारा हाथ छोटा होता है, मतलब उसमें कोशिकाओं की संख्या कम है। अब जब हमारा उम्र बढ़ते जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारा हाथ लंबा होता है कि नहीं होता है, तो बोलेगा सर बिल्कुल होता है। तो क्यों हुआ, तो भाई हाथ की जो कोशिकाएं हैं उनमें एक कोशिका, अब हाथ में बहुत सारे कोशिका, हम बचपन में हैं, बचपन में हाथ छोटा है, उसमें कोशिकाएं तो फिर भी ज़्यादा होगी। अब ठीक है बड़ों की तुलना में कम ही होगी, लेकिन तो ज़्यादा तो होगी ना, एक कोशिका तो नहीं होगा तो ज़्यादा ही कोशिका।
तो उस प्रत्येक उसमें जो एक कोशिका उसमें प्रत्येक में विभाजन होते जाएगा। अब विभाजन होते जाएगा तो कोशिका की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। विभाजन का मतलब साथियों क्या है, कुछ भी नहीं है। जो ये विभाजन शब्द दिख रहा है, कोशिका विभाजन का सिंपल मतलब है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, एक से ज़्यादा होना, 1 से 2 होना, 4 होना, 6 होना, 8 होना, 10 होना, जो समझिए आप। तो कोशिका विभाजन आपको समझ आए। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि जो भी हमारी जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो किससे होता है, जो पहले से एग्जिस्ट जो हमारी सेल होती है ना, एक कोश की जीव होती है, एक कोश की होती है, उसी से क्या होता है, हमारे विभाजन होकर नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर चीज़ें दिए गए जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। बिल्कुल सही बात, पढ़ा दिया मैंने आपको अच्छे से। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, बता दिया है ल्यूवेनहॉक। अब देखिए बात आ गया जीवित कोशिका का। मैंने बोला था ना कि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज किया है ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक है, इसका पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। जीवाणु की खोज इसी ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। तो 1674 की बात है। देखिए जस्ट 9 साल बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक 1665 में, इसके 9 साल बाद, कितना साल बाद, 9 साल बाद देखिए 1674 में ल्यूवेनहॉक ने साथियों क्या किया कि तालाब में इन्होंने देखा कि जो तालाब में आप देखते होंगे कि जो आपका हरा हरा चीज़ रहता है ना, नहीं दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तालाब में जो आपने देखा भी होगा। तालाब 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी का मतलब है बढ़िया सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाएं। अब तालाब में स्वतंत्र रूप से कौन रहता है, तो बोलेगा सर वो तो शैवाल रहते हैं, स्पैरोगैरा रहते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। जीवित कोशिकाओं का पता लगाएं, यानी कि साथियों जो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किसने कैसे की, तालाब में जो थे ना, जो आपके तालाब में जो स्वतंत्र रूप से एक कोश के जीव रह रहे थे, जिसे हम शैवाल कहेंगे, क्या कहेंगे, शैवाल कहेंगे, ठीक है ना। उस शैवाल में इन्होंने क्या किया, आपका जीवित कोशिका खोज किया। तो प्रश्न आएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। कैसे, तालाब में स्वतंत्र रूप से रह रहे एक कोश के जीवों से। मैं दिखाता हूँ तरह, वो आपको पता, आपने देखा भी होगा वो चीज़, ठीक है। बताइए ये चीज़ आपने नहीं देखा, तो बोले बिल्कुल देखें। ये चीज़ आपने देखा है कि नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़ देखें कि नहीं, आप देखें है ना। तो इसको साथियों हम बोलते हैं स्पायरोगैरा। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पायरोगैरा। तो हम अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्पायरो, तो और नहीं दिख रहा है, कैसा कलर से लिखते हैं, ठीक है ना। स्पायरोगैरा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पायरोगैरा। ये आपका थैलोफाइटा समूह का शैवाल का पार्ट होता है, ठीक है ना, स्पायरोगैरा। तो ये जो आपका क्या होता है, एक कोश का जीव होता है। इसमें से इन्होंने जो है इसी से जीवित कोशिका का खोज किया। बात समझ में आया, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो आपको जीवित कोशिका का खोज किसने किया, कैसे किया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। फिर साथियों जैसे जैसे समय बढ़ते गया, वैज्ञानिक सब जिज्ञासु होते गए। चलो भाई कोई कोशिका का खोज किया है तो हम खोज करते हैं कि कोशिका के अंदर भी आखिर क्या क्या कुछ हो सकता है क्या। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने 1831 में, इसमें भी ध्यान रखना है, 1831 में केंद्रक का खोज किया। कोशिका मैंने आपको प्याज का दिखाया ना अभी, तो कोशिका के बीच क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यानी केंद्रक ही सारा साथियों नियंत्रित करता है कोशिका को। तो 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगा। अभी हम आगे क्लास में जैसे जैसे क्लास पार्ट वाइज बनता जाएगा सब चीज़ आपको पता चलेगा। कोशिका का क्या, केंद्रक का क्या काम होता है, गोल्जी का क्या काम होता है, ईआर का क्या होता है, एवरीथिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ। फिर 1831 के बाद आता है 1839। 1839 में जेई पुरकिंजे ने, किसने, जेई पुरकिंजे ने कोशिका में जीव द्रव का पता लगाया। किसका पता लगाया, जीव द्रव का पता लगाया। तो ध्यान रखना है कि जीव द्रव की खोज किसने की, ये की थी आपकी, किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। कब, 1839 में, ठीक है ना। साथियों ये आपका कोशिका होता है, ये क्या होता है आपका कोशिका होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, तो बोलेगा केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है ना। अब इस केंद्रक के साथियों क्या होता है, इस केंद्रक में, चलो मैं अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है, अच्छा से बनाता हूँ। इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है,
इस केंद्रक में साथियों द्रव भरा, इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। इस कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। और इसके चारों ओर साथियों क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। अगर साथियों केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला देंगे ना, तो हमारा बन जाता है जीव द्रव। और जीव द्रव भी साथियों कोशिका का समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या, कोशिका का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जीव द्रव ही है। जीव द्रव अगर कोशिका का मर गया तो समझिए कोशिका ही खत्म हो गया। समझ के बात को ना। तो यही बात साथियों यहाँ पर है कि जीव द्रव का खोज किसने किया, तो ये किया आपका, किसने किया है, पुरकिंजे ने किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तरल जैविक पदार्थ रहता है ना, इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब जीव द्रव के बारे में आगे आएगा। अभी सिर्फ आपको जो बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों दो जीव वैज्ञानिक आए, एक आए स्लाइडन एवं स्वॉन। एक कौन है, स्लाइडन एवं स्वॉन। इसका ईस्वी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका ईस्वी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मत करो उसका, ठीक है ना। उसके बाद पुरकिंजे के बाद कौन आए, पुरकिंजे के बाद आए स्लाइडन। कौन आए, स्लाइडन आए, स्लाइडन और स्वॉन है। तो स्लाइडन एंड स्वॉन ने भाई बोला सब लोग कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, चलो भाई हम भी कुछ डिस्कवर करते हैं, हम भी कुछ अपना नाम कमा लें। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने साथियों बोला, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कि इन्होंने सिंपल से बात बोला है कि जितने भी जीव है ना, यानी जितने भी सजीव हैं, सजीव बोले तो जंतु और पादप, जंतु और पादप। तो जंतु और पादप जो है ये सारे कोशिका से बने, यानी कि कोशिका उनकी मूलभूत इकाई है। और इन्होंने इसको नाम दे दिया कि कोशिका सिद्धांत। तो यानी कि फाइनली बात क्या हुआ, स्लाइडन एंड स्वॉन ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, कोशिका के बारे में सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल कहा कि जंतु और पादप जो हैं दोनों बने होते हैं कोशिका से, कोशिका ही उनकी मूलभूत इकाई है। बस इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में इतना ही कहा था, सिंपल बात है। चलिए उसके बाद आते हैं 1855 में विर्चो। कौन आते हैं साथियों, विर्चो आते हैं। तो विर्चो ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोशिका सिद्धांत को अगर और आगे बढ़ाएं, यानी कि इन्होंने बोला कि कोशिका सिद्धांत को अगर और आगे बढ़ाएं तो उन्होंने बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। यानी कि जो नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है ना। तो नई कोशिका जो बनती है वो पहले से एग्जिस्ट जो कोशिका है, पहले से मौजूद कोशिका है, उसी से बनती है, ये बोला था विर्चो ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद 1940 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, इसमें नहीं दिया गया तो मैं आपको बोल देता हूँ, ई नॉल एवं रस्का, है ना। यानी सिंपल याद रख लीजिए, नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होगा ना, तब तो और चीज़ें जो है कोशिका में अच्छे से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है इसके बारे में, और फिर और कोशिका के अंदर जो अच्छे से, यानी कि कोशिका का अध्ययन और आसान हो गया जब से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। कब, 1940। किसने की थी, नॉल एवं रस्का ने। समझ गए ना। खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। किसके बाद, जब आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज होगा। समझ गए ना। तो मुझे लगता है इतना ही रखते हैं ना। उसके बाद हम कल देखेंगे क्रियाकलाप 5.2 देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको साथियों 3 से 4 दिन हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। उतना भी हड़बड़ी नहीं है, एक दिन में उतना ही पढ़ी जितना आप लोड ले सकें, ठीक है ना। मुझे भी जितना टाइम मिलता है मैं आपको पूरा अपना साथियों में जो है पूरा प्रयास अपना करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो क्लास अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद है। तो प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो है कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।